हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज से हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 5 की। तो लेसन नंबर 4 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जिस बच्चे ने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, खासकर प्रीवियस चैप्टर की वीडियो जहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी को काफी डीप में समझाया था। क्योंकि आज वो चैप्टर होने वाला है लेसन नंबर 5, उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। और भाई सिंपल सी बात है, कंसेप्ट किसका है? प्रोबेबिलिटी का। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट नहीं आएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी के किसी भी कंसेप्ट को आगे जाके डिस्कस नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूडेड है। तो जिन बच्चों को वो नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो लेसन नंबर 5 है वो हमारे पास क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो पहले समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस वर्ड से बना हुआ है? कंडीशनल से। कंडीशनल यानी कि जहां पे कुछ ना कुछ शर्त लगे, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन हो, है ना। तो इस ऐसी प्रोबेबिलिटी में ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं जहां पे हम किसी एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं जिससे पहले कोई दूसरा इवेंट हो चुका हो। इसका मतलब हम किसी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कहीं ना कहीं दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड करती हो। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल के चलते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीट चैप्टर में हमें सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं समझना, हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी समझना होगा, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी भी समझनी होगी। जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, उससे किसी दूसरे इवेंट को फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस थ्योरम, जो किसके ऊपर बेस्ड है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग को याद होगा जिनके पास क्लास 12th में मैथ्स थी, जहां पे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। वैसे तो बता चुका हूं मैं, हमें 3 तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मोस्टली डिस्कस करनी होगी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें में डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रियल लाइफ, और उसकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट मे बी फॉलोड बाय पार्शियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द आउटकम। इसने बोला कि जब हम प्रोबेबिलिटी को अलग अलग वैल्यूज असाइन करते हैं, वो भी किसी भी पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेस पे, वो किस तरीके से करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। या फिर आप एक और बात कर सकते हो, मैंने बात करी ना सिर्फ 3 तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, ठीक है, एक होगा रैंडम वेरिएबल एक्स, वो शायद मेरे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, तो वो हम वहां पर निकालना समझेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? टू विजुअलाइज पार्शियल इंफॉर्मेशन अफेक्ट द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जो पार्शियल इंफॉर्मेशन है किसी भी डाटा के बेस पे वो कैसे प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट को अफेक्ट करती है वो हम डिस्कस करेंगे। दिस लीड अस टू द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, और ये कहीं ना कहीं हमें क्या लीड करती है? कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम की तरफ। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम कैसे आपस में रिलेटेड है और कैसे हम बेस थ्योरम निकालना सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा? टू कॉम्प्रीहेंड द कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमें फिर समझने पड़ेगा कि बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा ना वो बेस थ्योरम पढ़ने में ही आएगा, क्योंकि बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और यही नहीं, इसका क्वेश्चन भी अलग से आप पहचान लोगे कि हाँ भाई क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का आया हुआ है। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत छोटा सा रोल है बट एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, लेकिन बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आगे का कंसेप्ट है। एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? लर्निंग द कंप्यूटेशन ऑफ पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम गिवन प्रायर प्रोबेबिलिटीज, यानी कि हम जो है जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसके बेस पे आगे की इंफॉर्मेशन, आगे की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बेस थ्योरम, और यही नहीं, हमें बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है बेस थ्योरम में, यानी कि बेस थ्योरम की जो शुरुआत है यानी कि जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको यूज करना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, तो इसलिए भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है।
इसके बाद जो 6th पॉइंट है वो क्या आता है, टू प्रैक्टिस सेवरल केसेस एंड एग्जांपल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। और यही नहीं, हमें बहुत से एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और एप्लीकेशन समझने का मौका मिलेगा बेस थ्योरम का। तो ये तो हो गया हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जहां पे हमने सबसे ज्यादा बात करी सिर्फ दो चीजों की, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, दूसरा बेस थ्योरम की। कैसे कंडीशनल थ्योरम जो हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे आगे जाके बेस थ्योरम को, और वहां पे निकालेंगे अलग चीजों की प्रोबेबिलिटी, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। अब समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब। वैसे तो बता चुका हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड होता है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो ये देखो इसकी डेफिनेशन में क्या है, इट इज डिफाइंड एज लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट और एन आउटकम, मतलब किसी इवेंट का होना या किसी आउटकम का आना अकरिंग बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ अ प्रीवियस इवेंट और आउटकम। जब एक प्रीवियस इवेंट हो चुका है या आउटकम आ चुका है तो उसके ऊपर कैसे वो डिपेंडेंट होता है वो हम समझते हैं किसके अंदर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया भी था जब मैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था कि सपोज करो मेरे ऑफलाइन बैच में कोई दो बच्चे आते हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो एक ही व्हीकल से आते हैं, एक ही बाइक से आते हैं, ठीक है, और दोनों को भाई मतलब पैदल आने की हैबिट नहीं है, तो इस बात की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर एक बच्चा आया तो दूसरा भी क्या होगा, आएगा ही आएगा, है ना। और मान लो अगर जिसकी व्हीकल खराब है वो नहीं आया उसका दूसरा भी ना आए, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई, तो इसको हम लिखते कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे पी ए बाई बी। पहले मैं आपको पी ए बाई बी का मतलब समझा देता हूँ। देखो पी का मतलब तो सबको पता है प्रोबेबिलिटी, ए बाई बी का मतलब क्या है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, मतलब बी इवेंट जो है वो हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पी ए बाई बी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, देखो लिखा हुआ है ना अकरेंस ऑफ ए, कि ए के होने के चांसेस क्या होंगे व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपके सामने पी बी बाई ए लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। तो अब बी के होने के चांसेस क्या है अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, तो व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इसको मैं क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका। अब बात आती है भैया फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं, तो चलो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो टॉपिक मैथ्स का है तो बिना क्वेश्चन करे मजा नहीं आएगा। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, कंसेप्ट समझा लेता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये देखो पी ए बाई बी कैसे निकलता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो क्या रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा पी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए बी और पी बी। पी ए बी का सिंपल मतलब भी यही होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब भी मल्टीप्लाई में हो तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाते हैं यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या आएगा पी बी। और एक चीज़ ध्यान रखना, पी बी कभी भी जीरो यहाँ पे नहीं हो सकता, और वो आपके अंदर भी है ना, दिमाग तो है ही भाई, क्या है रेशियो ही तो है, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो किस चीज़ का, रेशियो है हमारे पास यहाँ पे, ये ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी का और पी बी का, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पी ए बाई बी का मतलब क्या था कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, तो ऊपर तो लिखोगे दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, नीचे वो इवेंट लिखोगे जो हो चुका है, नीचे वो इवेंट लिखोगे जो हो चुका है। अगर सपोज करो यहीं पे ये लिखा होता कि साइड में लिख देता हूँ मैं, यहीं पे ये लिखा होता पी बी बाई ए, पी बी बाई ए निकालो, तो ऊपर तो वही आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए। वैसे एक बार बताता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है, क्योंकि आपको पहले ए और बी में कॉमन ढूंढना था, अब बी और ए में कॉमन ढूंढना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। बता चुका हूँ जब मैं सेट्स पढ़ा रहा था, है ना, पिछले चैप्टर में। इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो चाहे मत देखो, पिछला चैप्टर बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आपको ये बिल्कुल ऊपर से जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप आपको सेट के बारे में सबको समझा चुका हूँ, सेट के ऑपरेशन समझा चुका हूँ, तो उसमें मैंने इंटरसेक्शन भी समझाया था कि ए और बी में कॉमन कौन से होंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे जो इवेंट हो चुका है वो आएगा हमेशा, तो पी ए नीचे आएगा इस केस में। अब आगे डिस्कस करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बताई वो ध्यान रखना, कि जो पी बी है वो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, सेम ऐसे ही इस केस में पी ए जीरो नहीं होगा। वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो बात एक ही है, मतलब ये, क्योंकि देखो पी ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जब जीरो नहीं होता जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव में होती नहीं है, तो ना तो ये नेगेटिव में आएगा ना ये नेगेटिव में आएगा। तो चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे ये लिख लो कि पी ए ग्रेटर देन जीरो है,
मतलब ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के हिसाब से। अब जीरो क्यों सकता है, क्योंकि देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि रैशनल नंबर में क्या होता है कि हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन में बात करी है कि यहाँ पे पी ए जीरो नहीं होगा, यहाँ पे पी बी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे पी ए जीरो नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया। यही फॉर्मूला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज की वीडियो की, क्योंकि इसके बेस पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को फटाफट उड़ाते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ बातें और लिखी हुई हैं। वेयर पी ए बी इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो पी ए बी क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट ए एंड बी, दोनों इवेंट की, इवेंट ए की भी और इवेंट बी की भी, अकरिंग टुगेदर जो एक साथ होगी। ऑल्सो रीड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, और इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए एंड बी की, ए और बी दोनों की, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की। बात एक ही है ना, ए इंटरसेक्शन बी मैंने वहां पे तो लिख दिया ही रहा। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिमिलरली मैंने वो चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी थी। अब देखो पी बी बाई ए किसके बराबर होगा, पी ए बी अपन में पी ए लिखा ना यहाँ पे, पी बी बाई ए। इसका मतलब क्या है कि बी इवेंट के होने के चांसेस जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो ऊपर तो क्या आता है दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ले लिया, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, तो पी ए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख दी। और अगर पी ए बी की वैल्यू निकालनी होगी तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो जैसे देखो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, वही तो किया है यहाँ पे। और बात वही है, दोनों कंडीशंस में पी ए आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है प्यारा सा, वो पढ़ लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस होता है एक रेशियो के तौर पे, वो भी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द न्यूमरेटर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। जो न्यूमरेटर है वो प्रोबेबिलिटी है किनका, दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन का, दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन का। और नीचे क्या आएगा, वेयर एज डिनोमिनेटर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग इवेंट ए। और जो डिनोमिनेटर है वो वहाँ पे हम ऐसा इवेंट रखेंगे जो हो चुका है, या फिर जैसे बी इवेंट जो हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। ठीक है, तो ये रहा इसका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम का यहाँ पे देखो ये रहा ए, ये रहा बी। तो ऊपर तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, उसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे क्या कर दिया, शेड कर दिया है। ठीक है, और नीचे क्या आएगा पूरा का पूरा पी बी जो हो चुका है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे पी बी वाई ए की बात करता तो इस तो पूरा ब्लैक वाला वो इस तरह शिफ्ट कर जाता इस ब्लू वाले के साथ, क्योंकि फिर हम नीचे क्या लेते ए इवेंट के होने की, क्योंकि ए इवेंट हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेते। पर से करते क्यों, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की, और जब ए हो चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बी की प्रोबेबिलिटी को चूज कर लिया कि भाई बी के होने के चांसेस क्या क्या है ए के साथ। अगर ए हुआ है तो बी के होने के चांसेस क्या हैं, तो इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ पे ए और बी दोनों मिलते हैं। अब नीचे हमने सिर्फ पी ए क्यों लिया, क्योंकि अच्छा इसकी बात कर लेते हैं ना, नीचे हमने सिर्फ बी क्यों लिया, क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मैंने वेन डायग्राम बनाया इसके हिसाब से। तो बी ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है, तो हम सिर्फ बी को लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए के होने के चांसेस क्या हैं जब बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हम ए को बी से रेट करके देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ए की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए से मतलब ही नहीं है हमें, ए हो चाहे ना हो, हमें सिर्फ मतलब क्या है कि जब बी हो चुका है तो ए के होने के चांसेस क्या हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझना मुश्किल है। फॉर्मूला बस ध्यान रखना, बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट क्वेश्चन उड़ाएंगे, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आज की वीडियो में इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और भाई कई बच्चे जो है ना वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वर्ड जो पार्ट है, ठीक है, वो उन्हें समझ, वो थोड़ा सा मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि पूरे चैप्टर में ओवरव्यू क्या होने वाला है। तो अगर कईयों को लगता है कि हम तो टॉपिक वाइज पढ़ ही रहे हैं तो आराम से देख लेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो इस पार्ट को स्किप करते हुए चला करो। आई बात समझ में? तो चलो अब यहाँ तक उतार लो। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस, जाना कहीं नहीं है अभी भी। चलो फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। तो गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई और एफ दो इवेंट्स हैं, सच दैट पी ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ऑफ 0.6 है और पी एफ 0.3 है और पी ई इंटरसेक्शन 0.2 है। हमें निकालना क्या है, पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई। तो चलो आप लोग को वापस थोड़ा सा याद दिला देता हूँ जो मैंने ये समझाया था कि पी ए बाई बी, इसका मतलब क्या था कि भाई ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, ये निकलता कैसे था फॉर्मूले के हिसाब से, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में वो इवेंट जो हो चुका है यानी कि पी बी।
ठीक है। और अगर मुझे इसका उल्टा निकालना हो, मुझे ये निकालना हो पी बी बाई ए, इसका मतलब क्या है कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो में निकालनी है जब ए हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए और नीचे क्या आएगा पी ए, ये हो गया है ना। अब यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स वो दे रखे हैं, पी ई हमारे पास 0.6 है, पी एफ 0.3 है, पी इंटरसेक्शन एफ भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, पहला पार्ट देखो, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें निकालना है पी ई बाई एफ। अब ई बाई एफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एफ हो चुका है। एफ हमारे पास गिवन इवेंट है जो हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा, वही पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या आएगा पी एफ जो हो चुका है। अब पी इंटरसेक्शन एफ है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, 0.2 है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 अपॉन में पी एफ है क्या हमारे पास, बिल्कुल है 0.3 है। तो 0.3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे पी एफ में, है ना। अब इससे हमारे पास ये कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, 2/3 हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब बात करते हैं थोड़ी सी सेकंड पार्ट की, यानी कि पी एफ अपॉन ई की। अब एफ अपॉन ई अगर मुझे निकालना है, यानी कि सेकंड पार्ट निकालना है ये वाला, तो ऊपर क्या आएगा, वही से पी एफ इंटरसेक्शन ई और नीचे क्या आएगा पी ई जो हो चुका है। अब पी एफ इंटरसेक्शन ई, अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, तो ये 0.2 ही रहेगा हमारे पास। ऊपर तो 0.2 लेकिन नीचे आएगा पी ई, यानी कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो थी 0.6, तो नीचे आएगा 0.6। अब पॉइंट के बाद फिर से नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हमारे पास कट गया, 2/6 रह गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं 1/3। अगर पॉइंट में करना है तो 0.66 0.67 बोल सकते हो, वैसे अप्रोक्सीमेटली 1/3 को 0.33 बोल सकते हो, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ऐसा कौन सा 30 मार्क का क्वेश्चन है। कंप्यूट ए बाई बी निकालना है। अगर पी बी हमारे पास 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है, तो और इजी क्वेश्चन है। देखो पी ए बाई बी निकालना है, तो फिर से वही बात, ए बाई बी का मतलब क्या होता है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे क्या आएगा वो इवेंट जो हो चुका है, यानी कि पी बी। तो अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.32, नीचे कितना आएगा पी बी। अब बी कितना है, बी हमारे पास 0.5। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी सोल्व करते वक्त, जिनको खासकर बेसिक मैथ्स में काफ़ी दिक्कत आती है कि भैया पॉइंट आ गया, हमें तो डर लगता है पॉइंट कैसे डिवाइड होंगे प्लस में। सुनो बहुत ईजी है, मैंने क्या बोला था बेबी कि पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। पर दिक्कत है यहाँ पे 2 डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक काम करो ना 0 लगा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद आप लास्ट में 0 लगा भी सकते हो और 0 हटा भी सकते हो। ध्यान रखना 0 यहाँ नहीं आएगा, लास्ट में बोला मैंने, बिल्कुल लास्ट में 0 लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो ये हो गया, मतलब 0.5 और 0.50 बात एक ही होती है। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 32/50। और भाई जिनको पॉइंट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है, जिनकी मैथ्स काफी अच्छी हो, तो सिंपल तरीके से भी कर लेंगे। ठीक है, इसे काट लो बस। अब 2 से कट रहा है, 2 के पहाड़े में 32 आएगा 16 पे, 50 आएगा 25 में, है ना। हो गया सोल्व, किया हमारे पास आंसर प्रोबेबिलिटी का। सेकंड क्वेश्चन में डेल हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब जो हमने देखा, तो हमने क्या देखा, पी ए 0.8 है, पी ए 0.8 है, पी बी 0.5 है, ठीक है, और पी बी बाई ए 0.4 है। निकालना क्या है, पहले निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चीज समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन में अब की बार उसने हमें ये नहीं बोला निकालने के लिए, उसने हमें दे रखा है पी बी बाई ए। अब अगर उसने हमें पी बी बाई ए दे रखा है, यानी कि पी बी बाई ए हमारे पास है 0.4। अब पी बी बाई ए कब आया होगा, जब पी बी बाई ए का फॉर्मूला लगाया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा पी बी इंटरसेक्शन ए, नीचे क्या आएगा पी ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, है ना। इसका मतलब होता है कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वो जो हो चुका है, कितना है ये 0.4 है। पी बी इंटरसेक्शन ए देख लेते हैं कितना दे रखा है हमें, बी इंटरसेक्शन ए कहाँ गया, दे रखा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रखा, निकालना है हमें। ये तो क्या पी ए दे रखा है, ये दे रखा है, चलो एक काम दीजिएगा 0.8 दे रखा है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए रहेगा यूं का यूं, यहाँ पे आ गया 0.8 इक्वल्स टू 0.4। इसको वहाँ पे भेज दो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है ना, आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो पी यहाँ लिख लेते हैं, पी या फिर सोल्व कर लेते हैं ना, यहाँ अगला क्वेश्चन कर लेंगे। पी बी इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.4 मल्टीप्लाई में 0.8। और उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता तो मैं याद दिला देता हूँ, पहले पॉइंट को भूल जाओ। 8 4 जा 32,
अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे है, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगा दो, 1 2 पॉइंट लगा दिया, 0.32 ये आंसर है। तो ये आ गया हमारा पी बी इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर आ गया। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, पी ए बाई बी निकालना है। अब तो ये ईजी है, पी ए बाई बी निकालना है, तो पी ए बाई बी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बाई बी का मतलब क्या होता है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो इसका मतलब है ऊपर क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा हमारे पास पी बी। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन मैं निकाल ही चुका हूँ। अब ये मत वाला भी है तो बी इंटरसेक्शन ए, अभी भी समझा के आया हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है, 0.32 है ना। और पी बी कितना होता है, पी बी दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा होगा, ये दे रखा है 0.5 है ना, तो 0.5। तो फिर से भाई पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है तो हम सेम कर लेंगे है ना, अभी भी समझाया था, 0 लगा दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 32/50 काटूंगा 16/25 आंसर, क्या दिक्कत है, सवाल सोल्व। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है इस निकम्मे ने, पी ए बी निकलवा रहा है हमसे। अब देखो आप लोगों को याद होगा पी ए यूनियन बी का मैंने एक प्यारा सा फॉर्मूला समझाया था आप लोगों को, क्या समझाया था, वापस साथ समझाता हूँ, पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये समझाया था नहीं समझाया था, बोलोगे भाई बिल्कुल समझाया था जब मैं सेट्स करवा रहा था है ना। और अगर ये निकालना हो तो ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये वहाँ के माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, आपको आपका ए बी आ जाएगा। पी ए दे रखा है क्या, हमें ए ए ए ए ए ए दे रखा है क्या, पी ए बिल्कुल दे रखा होगा ना, क्वेश्चन में दे रखा होगा है ना, कहाँ है वो 0.8, ये 0.8 है, प्लस में पी बी दे रखा है क्या, बिल्कुल 0.5 है। क्या पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, नहीं दे रखा था बट हमने निकाल लिया था है ना, 0.32, तो निकालने में मैं एक्सपर्ट है 0.32। अब कईयों का भैया पॉइंट है प्लस करने में दिक्कत आएगी है ना, मैं याद चलाता हूँ भाई। देखो 0.8 प्लस 0.5 कितना होगा, 1.3, कैसे 8 और 5 13 का 3, एक कैरी फॉरवर्ड तो एक 1.3 आ गया, माइनस में 0.32, ये माइनस करना है तो कितना आंसर आएगा 0.98। नहीं माइनस करना आता, अभी सिखाएगा तुम्हारा भाई, बचपन में तुम लोग कंचे खेल रहे थे मैथ्स पढ़ने की बजाय। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.3 है, 1.3 माइनस में 0.32 है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, 32 यहाँ पे लगाओगे 0, क्या ही लोगे जिसमें से 2 गए 8, यहाँ पे रहेगा कितना 2, 1 लोगे 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे रहेगा 0.98, ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो पहले उम्मीद आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, पहले ये उतार लो फिर बाकी ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना। पहले यहाँ तक के क्वेश्चन को उतार लो फिर डिस्कस करते हैं कि सवाल, ये एक और करवा दूँ क्या, 4th आसान है, 4th चलो मिटा लो, पहले उतार लो फिर देखते हैं आगे के सवाल। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब 4th क्वेश्चन में बोला क्या है, थोड़ा सा इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो उसने हमें दे रखा है पी एन बी हमें निकालना है, उसने दे रखा है 2PA P बराबर है 5/13 के, पहले ऐसे कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, 2PA P बराबर है 5/13 के, तो अगर 2PA यानी कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 5/13, तो अगर मुझे यहाँ से PA निकालना है तो नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, 2 इसके मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 5/13 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 26 है ना। अब अगर मुझे PB निकालना है तो सीधा दे रखा है, PB कितना है 5/13, ये भी दे रखा है, और क्या दे रखा है PA/B 2/5 दे रखा है। हाँ यहाँ वो थोड़ा सा खेल लिया, PA/B भाई ने दे रखा है 2/5, और PA/B कब आया होगा, जब इसका फॉर्मूला आया होगा। अब PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B नीचे होता है PB है ना, ये है 2/5। क्या हमारे पास A इंटरसेक्शन B है, बिल्कुल नहीं है। क्या P/B है, बिल्कुल है, P/B हमने निकाला था ना, कहाँ गया P/B, ये रहा 5/13, तो PA इंटरसेक्शन B और PB है हमारे पास है 5/13, इसको वहाँ भेज देना मल्टीप्लाई में, तो 2/5 है ना। तो जो 1 मिनट रुकना बस, 1 मिनट एक चीज़ देख लूँ, बिल्कुल सही है ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर है 2/5 मल्टीप्लाई में, इसको वहाँ भेज दो बस, नीचे डिवाइड में वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13, और यूँ का यूँ जाएगा मल्टीप्लाई 5/13। अब देखो 5 से 5 कट गया, कितना आया 2/13। चलो PA इंटरसेक्शन B तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब PA इंटरसेक्शन B निकाल लिया, निकालना क्या था हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में उसने बोला है PA यूनियन B U बता दे, A यूनियन B बता दे। तो जो PA यूनियन B है, PA यूनियन B बराबर है PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ये है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो PA कितना है, PA है हमारे पास यहाँ पे
कितना है पी ए निकाला था ना हमने, पी ए 5/13 बिल्कुल। पी बी कितना है, अच्छा पी ए 5/26 है, 26 है। पी बी है 5/13, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन भी निकाला था क्या हमने, बिल्कुल निकाला था। पी ए इंटरसेक्शन 2/13 है, तो 2/13 माइनस हो जाएगा। पहले एलसीएम ले लो, 26 और 13 का एलसीएम क्या होता है 26। कई बच्चे निकाल के देखेंगे, भाई निकाल के देख लेना। वैसे एक छोटी सी हिंट बताऊं, जब भी छोटे वाले नंबर की टेबल में बड़े वाला नंबर आता हो तो बड़े वाले नंबर का एलसीएम बन जाता है। तो 26, अब 13 के बारे में 26 तो आता है 2 पे, तो बस यही 26 हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब सोल्व करना सबको आता ही होगा। 26 के पहाड़े में 26 कितने पाएगा, 1 पे 1 × 5 5, ठीक है। 26 के पहाड़ 13 के पहाड़ में 26 कितने पाएगा, 2 पे 2 × 5 10। और 26 13 के पहाड़ में कितने पाएगा, 2 पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। मतलब यार एक तरह से मैंने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से कर लिया है। 10 और 5 15, 15 में 4 गए 11/26। और ये सब बचपन के क्वेश्चंस थे भाई, 5वीं 6वीं में किए हैं आप लोगों ने ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो 11/26 ये हमारे पास क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। ए यूनियन बी आ चुका है। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी ए यूनियन बी दे रखा है ना। हमसे पूछा क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया, पी ए बाई बी पूछ लिया, पी बी बाई ए पूछ लिया। तो सबसे पहले तो वही निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि उसके बिना हम ये सब निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो पहले ये निकालते हैं। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला था वो था पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, इसलिए भाई ध्यान रखना। काफ़ी बार तो भी यूज़ हो चुका है, ऊपर भी यूज़ हुआ था हमें, लेकिन पेपर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले, मतलब यूनियन हमें दे रखा है। तो अब चाहो तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते थे, इसको यहाँ ले जाते, इसको वहाँ ले जाते, बट ठीक है अब यहीं पुट करो। जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है तो पी ए यूनियन बी हमारे पास 7/11 है। पी ए है क्या हमारे पास, बिल्कुल है 6/11 है। और क्या पी बी है क्या हमारे पास, बिल्कुल है 5/11 है। और माइनस में हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा हमारा, नीचे वाले सेम है ना। तो एक काम करो ना, पहले ले ही जाओ इसे, 6/11 5/11 और माइनस में 7/11, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, वहाँ माइनस का हो जाएगा। अब डिनोमीटर सेम है, तो 6 और 5 11, 11 में 7 के 4, 4/11। ये हमारे पास क्या गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला पार्ट तो हमारा इसका सोल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें निकालना है पी ए बाई बी। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऊपर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा पी बी। क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। कितना है 4/11, तो ऊपर क्या आएगा 4/11, नीचे क्या आएगा पी बी। पी बी देखो है क्या हमारे पास, पी बी बिल्कुल है 5/11 ये रहा। तो 5/11, 11 से 11 कट गया, 4/5 इसका आंसर। 4/5 यानी कि 0.8, अगर कोई सोल्व करना चाहे तो आगे। अब पी बी बाई ए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, पी बी बाई ए, ठीक है। ऊपर क्या आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए, वैसे बात एक ही होती है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। और नीचे क्या आएगा, वो इवेंट जो हो चुका है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा ना, बी इवेंट की प्रायोरिटी जब ए हो चुका है, तो पी ए। अब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कहाँ गया, निकाला था हमने ऊपर, बिल्कुल 4/11। ये हमारा 4/11 आया था। और नीचे है पी ए कितना था हमारे पास, पी ए था 6/11, तो 6/11 इससे कट गया। 4/6 यानी कि 2 से काटूंगा तो 2/3, 2/3 यानी कि 0.67 अप्रॉक्स, 0.66 या 67 जो लिखना है अप्रॉक्स आएगा। ये हो गया हमारे पास। अब करेंगे सबसे तगड़ा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। पहले यहाँ तक का जिसको जो उतार ले, फिर करेंगे 6 क्वेश्चन और फिर हम कर देंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फिनिश, है ना। तो पहले उतार लो जिसको जो उतारना है यहाँ तक का। चलो अब देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। अब सबको पता है कि सिक्का 3 बार उछला है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 2 की पावर 3 8। बात ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, 2 का मतलब है सिक्के के पास 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वहाँ से 2 आया है। और यहाँ पे n आता है 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार उछाला गया है। 3 बार उछाला, 2 की पावर 3 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। पहले बना लेते हैं सैंपल स्पेस ही, तो कैसे बनेंगे, 4 बार हेड, 8 का आधा करिए ना, और 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का सेट। अब देखते हैं एक एक करके सारे पार्ट्स को। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, में निकालना वही है पी ई बाई एफ हर एक पार्ट में। अब की बार हमें ई और एफ दोनों कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ इवेंट्स गिवन है, हमें खुद निकालना पड़ेगा सब कुछ। तो देखो ई क्या है, पहला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं आपको। ई क्या है, हेड ऑन द थर्ड टोस पे हेड है। पहले समझते हैं ई इवेंट में कौन कौन से सैंपल स्पेस आएंगे।
हेड ऑन थर्ड टोस, ध्यान रखना तीसरे टोस पे हेड है, यानी कि ट्रिपल एच आएगा, बिल्कुल आएगा, एच टी एच आएगा, बिल्कुल आएगा, ये नहीं आएगा, टी एच एच आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, और टी टी एच आएगा एक, है ना। तो ये सारे वो आ गए जिनके थर्ड टोस पे क्या है, हेड है। अब निकाल लेते हैं एफ इवेंट, ओ सॉरी क्या निकलवाएंगे, हाँ पहले एफ इवेंट निकाल लेते हैं, हाँ तो एफ इवेंट ही निकाल लेते हैं। एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट की अगर आप बात करोगे तो एफ इवेंट में क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टू टोसेस, पहले दो टोसेस पे हेड चाहिए, पहले दो टोसेस पे, यानी कि ट्रिपल एच आएगा, बिल्कुल, एच एच टी आएगा, बिल्कुल, और कोई सा नहीं आएगा इसमें, है ना। सिर्फ यही दोनों ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट टू टोसेस पे हेड है। अब हमें निकालना क्या है, फिर से भाई हमें निकालना है पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे क्या आएगा पी एफ। तो पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, तो कॉमन कितने हैं, एक ट्रिपल एच तो कॉमन है मेरे हिसाब से, ट्रिपल एच ही कॉमन है, यानी कि 1/8, ऊपर तो क्या आ गया, सिर्फ एक ही कॉमन आया तो 1/8, नीचे पी एफ, एफ में कितने हैं वो देखना, एफ में है 2, सिर्फ 2 ही तो है, और टोटल में है 8, तो टोटल में जो सैंपल स्पेस के पार्ट है वही पूरे पूरे लिखे जाएंगे, तो 2/8, 8 से 8 कट गया, 1/2 हमारा आंसर, पहला पार्ट सोल्व। अब करते हैं सेकंड पार्ट, इसका मतलब भी यही था, इसका मतलब क्या था कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, जब एफ हो चुका हो, मतलब ये आ चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको मैं और डीप में समझा सकता हूँ इस चीज़ को, जैसे ई में क्या था, हेड ऑन थर्ड टोस, कि तीसरे टोस पे हेड आए, तो सारे के वो केसेस थे। एफ में क्या आया, पहले दो टोसेस पे क्या है, हेड आया। उसने पता पूछा क्या था हमसे कि यूं बता कि पहले सॉरी थर्ड टोस पे हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर पहले दो टोसेस पे भी हेड है, पहले दो टोसेस पे क्या है, हेड है, तो ऐसा तो एक ही सैंपल स्पेस है जिसके पहले दो टोसेस पे भी हेड है, और हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग थर्ड टोस पे भी हेड चाहिए, ठीक है, ऐसा तो एक ही है कि पहले दो टोसेस पे भी हेड और लास्ट में भी हेड चाहिए, तो 1/8 और नीचे कितने में से आया, 2/8, यहाँ पे यानी कि दो ही केस बन रहे थे यहाँ पे, 2/8 तो 1/2 हमारा आंसर खत्म, ठीक है। यानी कि दो चीजें हुई थी, उसमें से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि थर्ड टोस पे हेड आएगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, ई इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब पहले ई इवेंट बनाओ आप लोग, अब ई इवेंट कैसे बनाओगे, एटलीस्ट 2 हेड बोला उसने, कि यानी कि कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, तो कम से कम 2 हेड भी आएंगे और 2 से फालतू हेड यानी कि 3 हेड वाले केस भी आएंगे। तो इवेंट देखो कौन कौन से हैं, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो एच एच टी, ठीक है, पहले 2 हेड वाले लिख लो, एच टी एच, कम से कम 2 हेड चाहिए, टी एच एच, ठीक है, और यहाँ पे 2 हेड नहीं है, और 2 से फालतू वाले भी चलेंगे, यानी कि 3 हेड वाला केस भी आएगा। तो ये तो हो गया ई इवेंट। अब एफ इवेंट बना लो। एफ इवेंट उसने क्या बोला है यहाँ पे बनाने के लिए, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, यानी कि 2 हेड से फालतू नहीं आएंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान समझना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए तो 2 हेड वाले केस भी आएंगे, 2 से कम यानी कि 1 हेड वाला केस भी आएगा, और जब एक बार भी हेड नहीं आए वो केस भी आएगा। यानी कि पहले देखो 2 हेड, ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड वाले कौन से केस हैं, एच एच टी, एच टी एच, और 2 हेड वाला केस है टी एच एच, ठीक है, और कोई सा नहीं है ना। हाँ, अब 2 से कम हेड वाले यानी कि एच टी टी, ठीक है, 2 से कम वाले में टी एच टी, और टी टी एच, और एक केस हो रहेगा, वो कौन सा कि एक बार भी हेड नहीं आया, है ना। तो ज़्यादा 2 हेड चाहिए थे, तो कौन सा केस आएगा, एक टी टी टी, कि एक बार भी हेड नहीं आया। इसी बात को पता है मैं इस तरीके से समझा सकता था, पता है कैसे, मैं बोलता एटमोस्ट 2 हेड, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए हैं, यानी कि 2 हेड वाले केस भी आएंगे, 2 से कम यानी कि 1 हेड वाला केस भी आएगा, और ऐसे केस भी आएंगे जहाँ पे एक बार भी हेड नहीं आया। तो कौन सा केस नहीं आया, जहाँ पे 2 से फालतू हेड आ रहे हैं, यानी कि 3 हेड, यही केस तो नहीं आया। इसको छोड़ के बाकी सारे लिख दो, लिख दे सारे के सारे, देखो, ठीक है। तो वही बात थी यहाँ पे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ ऊपर तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, तो इसका मतलब वही है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, और नीचे पी एफ। अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं, एच एच टी कॉमन है, ठीक है, 1, एच टी एच कॉमन है 2, टी एच एच है क्या, बिल्कुल 3, और एच 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 नहीं है यहाँ पे, एच एच नहीं है, तो 3 कॉमन है। तो ऊपर क्या आएगा 3/8, एफ में कितने 7, 7/8, 8 से 8 कट गया, 3/7 आंसर। बताओ क्या दिक्कत थी, बिल्कुल हो गया ये वाला पार्ट भी। अब कर लेते हैं थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास यहाँ पे, एट मोस्ट 2 टेल्स,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने चाहिए? 2 टेल हमारे पास होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, ठीक है, यानी कि कौन सा केस नहीं आएगा? 3 टेल वाला, क्योंकि मैक्सिमम 2 टेल चाहिए, 3 टेल वाला केस यहाँ पे नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो बाकी सारे आ जाएंगे, है ना, ट्रिपल एच, ठीक है, HHT, HTH, HTT और THH, ठीक है, और क्या है? THT और है TTH। बस उसने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, यानी कि 2 टेल वाले केस भी आएंगे, 2 से कम 1 टेल वाला केस भी आएगा, और जब एक बार भी टेल नहीं आ रहा वो केस भी आएगा, यानी कि तीनों हेड वाले केस भी आएंगे। तो कौन सा केस नहीं आया? जब 2 से फालतू टेल आ रहे हैं, यानी कि 3 बार टेल आ रहा है। तो इस केस को छोड़कर बाकी सारे केस आए हैं। एफ इवेंट में क्या है? उसने बोला एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो आना चाहिए, कम से कम 1 टेल। तो 1 टेल वाला केस भी आएगा, 2 टेल वाले भी, 3 टेल वाले भी। कौन सा केस नहीं आएगा जब एक बार भी टेल नहीं आया, यानी कि ट्रिपल एच नहीं आएगा? बाकी सारे आएंगे ना सारे। अब चलो या फिर यूँ समझ लो, एटलीस्ट 1 टेल ना, कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो 1 टेल यानी कि HHT, ठीक है, HTH एक बार टेल आ रहा है, ठीक है, 2 बार टेल आ रहा है अगले में, HTT, ठीक है, ऊपर भी 1 टेल आ रहा है, THH, ठीक है, THT 2 बार टेल आ रहा है, TTH 2 बार टेल आ रहा है, और ट्रिपल T, ठीक है, 3 बार टेल आ रहा है। कौन सा केस नहीं आना चाहिए था इसमें? एटलीस्ट 1 टेल, जब एक बार भी टेल ना आ रहा हो, यानी कि ट्रिपल एच नहीं आया। बाकी सारे केस आए हैं, 7 के 7 केस आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर से भाई निकालना क्या है, PE/F। तो ऐसे भी करने होते हैं भाई क्वेश्चंस, ध्यान रखना कि आपको वो E और F इवेंट दे देगा, आपको पहले ये बनाने पड़ेंगे, फिर खुद ही सब कुछ निकालना है। आपको PE/F भी खुद ही पता करना है कि कॉमन कौन कौन से आएंगे, ठीक है, और PF भी आपको खुद ही पता करना है। तो P देखो कॉमन कौन कौन से है, कॉमन 6 आएंगे मेरे हिसाब से इसमें। देखो ट्रिपल एच यहाँ है तो यहाँ नहीं है, ट्रिपल T यहाँ है तो यहाँ नहीं है, बाकी सब है यहाँ पर। देखो HST है 1, 2 HTH है, HTT है, THH है 4, अच्छा 1 2 3 4 5, THT भी है ना, और TTH भी है 6 केस को बनाएंगे। तो 6/8, और F में कितनी है? शॉर्ट में 7 है इसमें, तो 7/8, 8 से 8 कट गया, 6/7 हमारा आंसर। खत्म क्वेश्चन। PE/F इस क्वेश्चन में भी निकाल लिया हमने। इसलिए मैं कहता कि वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट थ्योरम्स के बारे में, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। इंडिपेंडेंट भी पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ही पढ़ना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी लगे ना आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आने वाली वीडियोज़ में उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से।